Hello friend, today we will start our second chapter, compound vapor compression refrigeration system. Okay, so generally we use this system to achieve cooler atmosphere or cooler temperature, which cannot be achieved by simple vapor compression cycle. Okay, so there are certain limitation of simple vapor compression cycle. We cannot achieve a lower temperature with much lower temperature with simple vapor compression cycle. So to overcome this, we have option compound vapor compression system. So what are these compound vapor system of compression? We will see in this lecture. So here there are 7 types of compound vapor compression with intercooler. Okay, एडवांटेज ऑफ इंटरकूलर इज गिवन हियर. आपको ये मैंने TD1 में पढ़ाया है जब एयर कंप्रेसर पढ़ाया था. ओके, इंटरकूलर से क्या होता है, जो कंप्रेशन हम करते हैं वो ऑलमोस्ट आइसोथर्मल मेंटेन होता है. मतलब उसको उतना ही वर्क लगता है जितना मतलब एक्चुअल में आइसोथर्मल नहीं रहता है, लेकिन उसको उतना ही वर्क लगता है जितना आइसोथर्मल कंप्रेशन को लगता है. और आइसोथर्मल कंप्रेशन एक प्रोसेस में सबसे कम वर्क डन लगता है कंप्रेशन में. ओके, और कंप्रेशन वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, तो लोअर वर्क डन में हमारा काम होना चाहिए. मतलब कम से कम वर्क में हमें ज़्यादा कंप्रेशन अचीव होना चाहिए. तो इंटरकूलर उस प्रोसेस को एज गुड एज आइसोथर्मल मेंटेन करता है. मतलब उतना ही वर्क लगता है जितना आइसोथर्मल में लगता है. ओके, उससे क्या और इससे क्या होगा, जो 2 स्टेज में हम कंप्रेशन करते हैं तो उससे वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी भी बढ़ती है. ओके, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रहेगा. अगर एक ही सिलेंडर में करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो फ्रेश एयर आने वाली है या जो फ्रेश लिक्विड आने वाला है उसके लिए कम जगह रहती है. ओके, तो उसके लिए ज़्यादा जगह रहेंगे, तो उसे हम वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी कहते हैं. ओके, दूसरी चीज़ ये लीकेज को भी रेजिस्ट करता है. तो ऐसे कुछ एडवांटेज है इंटरकूलर के. क्लियर. तो आप पहला जो टाइप्स है उसमें हम देख रहे हैं. पहला 2 स्टेज कंप्रेशन विथ लिक्विड इंटरकूलर. दूसरा है 2 स्टेज कंप्रेशन विथ वाटर इंटरकूलर. तीसरा है 2 स्टेज कंप्रेशन विथ वाटर इंटरकूलर, लिक्विड सबकूलर एंड लिक्विड फ्लैश चैम्बर. नेक्स्ट 2 स्टेज कंप्रेशन विथ वाटर इंटरकूलर एंड लिक्विड सबकूलर एंड फ्लैश इंटरकूलर. तो आज इसमें से हम पहले 2-3 देखेंगे और बाद में के कल के लेक्चर में देखेंगे. सो फर्स्ट इज 2 स्टेज कंप्रेशन विथ लिक्विड इंटरकूलर. ओके, जब 2 स्टेज रहता है इसका मतलब वहाँ पर 2 सिलेंडर रहते हैं. पहले में कंप्रेशन होगा, वही दूसरे सिलेंडर में पास होगा. उसके आगे का कंप्रेशन इधर में इसमें दूसरे सिलेंडर में होगा, फिर वो आगे पास होगा. ओके, अगर इंटरकूलर नहीं रहता है तो क्या होता है, पहले यहाँ पर आपको अच्छी समझ में आएगा. अगर यहाँ पर इंटरकूलर नहीं होता था तो क्या होता था, पहले में जब कंप्रेशन होता है तो कंप्रेशन होने की वजह से क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा. तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना वर्क यहाँ पर ज़्यादा लगेगा. ओके, और इसकी जो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी वो कम होगी. मतलब उसमें कम मास ऑफ लिक्विड या वेपर बैठेगा. ओके, तो इस तरह से अगर इंटरकूलर हम यूज़ नहीं करते तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी भी कम हो जाती है और वर्क डन भी ज़्यादा लगता है. तो इस केस में हमने लिक्विड इंटरकूलर यूज़ किया यहाँ पर. ओके, सो व्हाट हैपन इन दिस प्रोसेस, आफ्टर इवेपोरेशन जो लिक्विड वेपर जो वेपर रेफ्रिजरेंट बाहर आता है वो पहले लो प्रेशर कंप्रेसर में जाता है. वहाँ पर वो 1 to 2 कंप्रेस होता है. क्लियर. तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ेंगे. तो अब ये जो लो प्रेशर कंप्रेसर में कंप्रेस हुई वाली जो वेपर है वो अभी लिक्विड इंटरकूलर में आएगी. ओके, और ये जो एक्सपांशन वाल्व के बाद जो लिक्विड रहेगा, अब देखिए एक्सपांशन वाल्व का काम क्या है, कंडेंसर में जो हाई प्रेशर हाई प्रेशर वेपर का हाई प्रेशर लिक्विड में कन्वर्जन होता है. ओके, तो उस लिक्विड का प्रेशर कम करने के लिए हम एक्सपांशन करते हैं. तो एक्सपांशन में क्या होगा, अभी एक्सपांड होने का उसका प्रेशर भी कम होगा. तो वो क्या करेगा, थोड़ा बड़ा कर दो इसको. तो एक्सपांशन होने के बाद जो लिक्विड यहाँ पर आएगा, लो प्रेशर लिक्विड, जिसका अभी बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ है, वो यहाँ से जो वेपर आएगी उसकी हीट ले लेगा.
ओके। तो इसमें पॉसिबिलिटी रहती है कि इस जो हीट ले रहा है ये लिक्विड वो खुद भी इवेपोरेट हो जाए। ओके, अगर वो इवेपोरेट होता है, अगर वो वेपर में कन्वर्ट होता है तो वो यहाँ से आगे चला जाएगा। ओके, और जितना कम हुआ है उतना फिर हम उसमें ऐड कर देंगे मेकअप। ओके, और बाद में जाके फिर से आगे वो एक्सपांड होगी। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा, लिक्विड इंटरकूलर में जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट यूज़ करके हम इस वेपर को कूल करेंगे। अब ये कूल और हाई प्रेशर, ये सिर्फ कूल होगा, उसका प्रेशर कम नहीं होगा। सपोज इसका प्रेशर अब P2 है, ओके, और 2 to 3 कूलिंग है, लेकिन P3 का प्रेशर P2 रहेगा, मतलब P2 = P3। ये कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, प्रेशर कम नहीं होगा इंटरकूलर में, ये बात ध्यान रखिए, सिर्फ टेम्परेचर कम होगा। प्रेशर कम हुआ तो हमारे कंप्रेस करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। ओके, जो हाई यहाँ से जो प्रेशर आएगी, जिसका प्रेशर P2 है, वो इंटरकूलर के बाद भी P2 ही रहेगा। अगर 3 से इंडिकेट कर रहे हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं P2 = P3। अब ये हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की वेपर फिर नेक्स्ट कंप्रेसर में जाएगी, वहाँ पर वो कंप्रेस्ड हो गए, उसका प्रेशर टेम्परेचर और बढ़ेगा और कंडेंसर में जाएगी। ओके, इन दिस वे intercooling is achieved in this system, which increases COP of this system, okay, और it decreases work done required to compress the vapor। ओके, ये जो अभी निकला है डायग्राम, उसका हमने HS डायग्राम में निकाल सकते हैं। ये 1 to 2 ये क्या है, कंप्रेशन इन फर्स्ट कंप्रेसर, 2 to 3 इंटरकूलिंग, उसका जो सुपर हीट हुई थी ना उसको सैचुरेट किया, डी सुपर हीट किया। ओके, अगर यही कंटिन्यू करते थे देखिए तो इतना ज़्यादा वर्क लगता था, बराबर, इतना वर्क हमने बचा लिया इंटरकूलिंग से। सो 3 to 4 क्या है, कंप्रेशन इन सेकंड कंप्रेसर। ओके, 4 to 5 कंडेंसेशन इन कंडेंसर, 5 to 6 एक्सपांशन। अब ये इसमें जो मास आप ये कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं हम, जो मास सर्कुलेट कर रहे हैं M1 और M2, तो उसके लिए हम लिक्विड इंटरकूलर को जो भी इनकमिंग और आउटगोइंग है इसको इक्वल करेंगे। ये देखिए, ये इनकमिंग है और ये इनकमिंग है, सो M2H5 प्लस M1H1 इक्वल्स टू, अब ये आउटगोइंग है और ये आउटगोइंग है, तो M1H6 प्लस M2H3, ये दोनों इक्वल है। तो इससे हम बाय सिंप्लीफिकेशन M2 ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, और एक बार हमने M2 निकाल लिया तो फिर हम M3 और M1 भी निकाल सकते हैं। क्लियर? या फिर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या आएगा, कहाँ पर गई वो डायग्राम, हाँ, अब देखिए ये माइनस ये, मतलब H1 - H6 इंटू जितना मास वहाँ पे फ्लो हो रहा है। क्लियर? कितना मास फ्लो हो रहा है वहाँ पे, M1। ओके, तो यहाँ पर दिया है M1 H1 - H6 था, लेकिन 5 क्यों लिया है, क्योंकि वो आइसन एंथैल्पी है। 5, 6, ये प्रोसेस आइसन एंथैल्पी के, H6 = H5, दैट इज वाई H5 की जगह, H6 की जगह पे H5 लिखा है। ओके, और इसमें जो वर्क डन लग रहा है, अब वो अलग अलग मास अलग अलग कंप्रेसर में जा रहे हैं। पहले कंप्रेसर में M1 मास जाता था तो M1 × H2 - H1, प्लस दूसरे कंप्रेसर में M2 मास जा रहा है तो M2 × H4 - H3। तो इन दिस वे वो वर्क डन हम यहाँ पे निकाल सकते हैं और ये COP हम उसका ऐसा निकाल सकते हैं। क्लियर? नाउ इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी, लेकिन आपने हमारे पास अब MCQ जाने वाले तो न्यूमेरिकल के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वो आएंगे नहीं। नेक्स्ट इज 2 स्टेज कंप्रेशन विथ वाटर इंटरकूलर एंड लिक्विड सबकूलर। अब इसमें लिक्विड सबकूलर भी लिक्विड सबकूलिंग भी हो रही है। देखिए डायग्राम, वाटर इंटरकूलर क्या करेगा, जो भी कंप्रेस्ड वेपर है उसका सिर्फ टेम्परेचर कम करेगा और टेम्परेचर कम करके आगे भेजेगा कंप्रेसर में। और लिक्विड सबकूलर क्या करेगा, कंडेंसर से जो लिक्विड आ रहा है उसका टेम्परेचर और कम करेगा, ताकि उससे आपको यहाँ से समझ में आएगा।
So what is 1 to 2? Compression in first compressor. 2 to 3 intercooling. 3 to 4 compression in second compressor. 4 to 5 condensation. 5 to 6 subcooling. अब ये 5 to 6 जितनी सबकूलिंग है ना, उतना यहाँ पर 2 to 3 में कूलिंग इफेक्ट मिलता है. क्लियर? सो आराम से हम इसका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट निकाल सकते हैं. अभी ये माइनस है H1 माइनस H7. क्लियर? और देखिए, अगर इंटरकूलिंग नहीं करते थे तो यहाँ पर एक्सपांड होता था, सिर्फ इतना रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिलता था. इंटरकूलिंग की वजह से इतना बढ़ गया वो. क्लियर? तो इसमें हम वर्क डन निकाल सकते हैं. वर्क डन इन लो प्रेशर कंप्रेसर प्लस वर्क डन इन हाई प्रेशर. तो लो प्रेशर में H1 माइनस H2, मास तो सेम ही दोनों तरफ, और हाई प्रेशर में H4 माइनस H3. तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं. और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट H1 माइनस H6. मास इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है. तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट और कैलकुलेट COP ऑफ दिस सिस्टम. हाँ, अब ये देखिए, अब तीसरा जो केस है वो है 2 स्टेज कंप्रेशन विथ वाटर इंटरकूलर, लिक्विड सबकूलर एंड लिक्विड फ्लैश चैम्बर. ये फ्लैश चैम्बर क्या है वो हमने पिछले लेक्चर में देखा है. तो देखिए अब यहाँ पर आपको क्या क्या दिख रहा है. ये लो प्रेशर कंप्रेसर है जिसमें वाटर इंटरकूलर भी है, लिक्विड सबकूलर भी है और फ्लैश चैम्बर भी है. फ्लैश चैम्बर क्या करता है, एक्सपांशन वॉल से जैसे एक्सपांड होता है तो सडनली प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी सडनली ड्रॉप होता है. तो कुछ जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो वेपर हो जाएंगे. तो जो वेपर हो गए हैं वो आगे जाके कुछ काम कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो उनको सीधे कंप्रेशन के लिए भेज देता है. और जो लिक्विड रहते हैं सॉरी, वो अभी इवापोरेटर की तरफ चले जाएंगे. ये मैंने आपको कल बताया था. तो इसमें हम तीनों भी यूज़ कर रहे हैं, वाटर इंटरकूलर, लिक्विड सबकूलर और फ्लैश चैम्बर. तो फ्लैश चैम्बर का काम क्या है, आफ्टर एक्सपांशन जो भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं उनको डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए भेज देना इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग थ्रू इवापोरेटर. क्योंकि वो इवापोरेटर में जाएंगे भी तो उनकी हीट लेने की कैपेसिटी अब कम हो गई, क्योंकि वो ऑलरेडी हीट लेके वेपर हो चुके. वेपर कम हीट एब्जॉर्ब करता है एज कम्पेयर टू लिक्विड. तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट कंप्रेसर इंटरकूलिंग, सेकंड कंप्रेसर कंडेंसर, पहले में थोड़ा सबकूलिंग हो गया. यहाँ पर पहले केस में एक्सपांड हुआ, फिर सेकंड केस में एक्सपांड हुआ. यहाँ पर 2 एक्सपांशन वाले दिख रहे होंगे आपको, ये वाला, ये वाला. इस केस में आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या आएगा, H1 माइनस H11, जितना मास वहाँ पे जा रहा है. और वर्क डन कितना आएगा, H2 माइनस H1, H5 माइनस H4. M1 M2 हम आराम से निकाल सकते फ्लैश चैम्बर के इनकमिंग आउटगोइंग कंसीडर करके. ओके, तो इस तरह से हम COP और वर्क डन ऑफ कंप्रेसर कैलकुलेट कर सकते हैं. ये न्यूमेरिकल है. तो हमने अब तक 3 केसेस देखे थे. ओके, तो ये जो बाकी के 4 केसेस है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे. इस पे आपको सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि आपको सिर्फ MCQs ही आने वाले हैं. MCQs के अलावा कुछ आएगा नहीं. तो अगर कुछ डाउट रहा इसमें तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो. थैंक यू.